तो बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की। सोचिए, माहौल में एक अजीब सा तनाव है और सबकी नजरें सिर्फ एक शख्स पर टिकी हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वो एक ऐसी दुनिया को संबोधित करने वाले थे जो उनसे कहना चाहिए कि काफी हद तक बंट चुकी थी। और नेतन्याहू के इन शब्दों ने आते ही ये साफ कर दिया कि वो यहाँ झुकने या कोई समझौता करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उनके भाषण का टोन एकदम बेबाक, एकदम अड़ियल था। मगर नेतन्याहू के इन तेज तर्रार शब्दों से बिल्कुल अलग उसी हॉल में एक और ही तस्वीर बन रही थी, एक खामोश लेकिन बहुत मजबूत विरोध की तस्वीर। हुआ ये कि दर्जनों देशों के डिप्लोमैट्स एक साथ उठकर हॉल से बाहर चले गए और प्रधानमंत्री वो एक लगभग खाली कमरे में अपनी बात कहते रह गए। तो इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। वो कौन सा मंच था जहां ये सब हुआ, नेतन्याहू का असल संदेश क्या था, उस खाली कमरे का क्या मतलब था, ये सही और गलत की बहस क्या है, और आखिर में ये जो कभी न खत्म होने वाला गतिरोध है वो क्यों है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि नेतन्याहू का ये भाषण किस माहौल में हो रहा था। ये कोई आम भाषण नहीं था। ये यूएन में शायद उनकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी। देखिए, नेतन्याहू के मंच पर आने से काफी पहले से ही इजराइल पर हर तरफ से दबाव बढ़ रहा था। 7 अक्टूबर के हमलों के बाद गाजा में शुरू हुए सैन्य अभियान से लेकर दुनिया के कई बड़े पश्चिमी देशों का फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देना, माहौल पहले से ही गरमाया हुआ था। तो मतलब साफ था, नेतन्याहू यहाँ दोस्त बनाने तो बिल्कुल नहीं आए थे, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया का सामना कर रहे थे जहां उनके पुराने और पारंपरिक सहयोगी देश भी उनकी सरकार की नीतियों के खिलाफ हो रहे थे। तो सवाल ये है कि नेतन्याहू ने इस बढ़ते दबाव का जवाब कैसे दिया। उनके आक्रामक संदेश के 3 मुख्य हिस्से थे। उनके भाषण का सबसे पहला और सबसे मजबूत संदेश था, कोई समझौता नहीं होगा। उनका मानना था कि जब तक हमास पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक सैन्य अभियान जारी रहना ही चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने 2 स्टेट सॉल्यूशन यानी 2 राष्ट्र समाधान के विचार को भी पूरी तरह से खारिज कर दिया और इसे आतंकवाद को इनाम देने जैसा बताया। अपनी बात को और वजनदार बनाने के लिए उन्होंने कुछ नाटकीय तरीके भी अपनाए। उन्होंने अपने आलोचकों पर सीधे सीधे आरोप लगाए और तो और एक ऐसा QR कोड पिन भी पहना जो 7 अक्टूबर के हमलों के ग्राफिक फुटेज से जुड़ा हुआ था। अब आते हैं इस पूरी घटना के सबसे पावरफुल विजुअल पर, वो डिप्लोमैटिक वॉकआउट जो दुनिया में इजराइल के बढ़ते अकेलेपन का एक बड़ा प्रतीक बन गया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। ये कोई अचानक हुआ विरोध नहीं था। ये एक सोची समझी, एक तरह से प्लान की हुई डिप्लोमैटिक कार्रवाई थी जो यूएन में इतने बड़े पैमाने पर शायद ही कभी देखने को मिलती है। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये था कि अरब, मुस्लिम, अफ्रीकी और यहाँ तक कि कई पश्चिमी देशों की सीटें भी खाली थीं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इजराइल के कुछ खास सहयोगी देशों ने भी विरोध में अपने सीनियर डिप्लोमैट्स की जगह सिर्फ जूनियर कर्मचारियों को वहाँ भेजा। ये पूरा टकराव हमें इस संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, जहाँ 2 दुनियाएं हैं, 2 हकीकतें हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती। एक तरफ वो लोग हैं जो इजराइल की निंदा कर रहे हैं, जो गाजा में हुई भारी मानवीय तबाही की बात करते हैं, जहां 65,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। और फिर दूसरी तरफ इजराइल है जो अपने हर एक्शन को 7 अक्टूबर के उन हमलों से जोड़कर देखता है जिनमें हमास ने करीब 1200 इजरायलियों की जान ले ली थी। तो यहाँ पर दोनों पक्षों के मूल तर्क बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ युद्ध अपराध और मानवीय संकट के आरोप है और दूसरी तरफ आत्मरक्षा और हमास को खत्म करने की दलील। दोनों की अपनी अपनी सच्चाई है। अच्छा, ये जो नरसंहार का आरोप है, इसमें एक बहुत बड़ा कानूनी पहलू है जिसे डोलस स्पेशलिस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है खास इरादा। अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये साबित करना बेहद मुश्किल होता है कि किसी का इरादा एक पूरे समुदाय को ही जड़ से खत्म करने का था। इजराइल के समर्थक जैसे कि यूएन वॉच ये तर्क लेते हैं कि आलोचक जमीन की हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मतलब हमास के 30,000 से ज़्यादा लड़ाके, उनका 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का नेटवर्क और आम नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करने की उनकी रणनीति को अनदेखा किया जा रहा है।
इज़राइल के अंदर भी कई लोगों के लिए ये युद्ध आक्रामकता नहीं बल्कि एक मजबूरी है। उनका मानना है कि अगर युद्ध अभी रुक गया और हमास सत्ता में बना रहा तो इसका मतलब साफ होगा कि हमास जीत गया और सारी कुर्बानियां बेकार चली गईं। तो आखिर में ये भाषण सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, ये दो दुनियाओं के बीच एक ऐसी गहरी खाई का प्रतीक है जो शायद कभी भर ही नहीं सकती। इस पूरी घटना ने एक बुनियादी सवाल को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। एक पक्ष जिसे अपने अस्तित्व की लड़ाई मानता है, दूसरा पक्ष उसे विनाश का एक अभियान कहता है, और कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। जब एक पक्ष की जीत दूसरे के लिए तबाही का सबब हो, तो क्या कोई जंग कभी सच में खत्म हो सकती है?